अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमने एक टॉपिक किया था मैदे के मुतालिक। आज हमारे साथियों ने कहा नहीं जी आप एक और टॉपिक कीजिए मैदे के अल्सर से महफूज रहने के लिए। नाज़रीन, हमने उस तवील टॉपिक के अंदर मैदे की एनाटॉमी वगैरह के ऊपर बात की थी। हमने आपको मैदे के मुख्तलिफ मसाइल के बारे में बात की थी। लेकिन अब हमारे साथियों ने रिक्वेस्ट की है कि जी आप हम मैदे के ऊपर मुकम्मल यानी मैदे का जो सबसे बड़ा मसला है मैदे के ज़ख़म यानी कि मैदे का अल्सर, उसके ऊपर बात कीजिए। नाज़रीन, हमारा टॉपिक ये चल रहा था कि साइकोलॉजिकल जो सिम्टम्स हैं या नफ्सियाती जो अमराज हैं वो मैदे पर क्या असर डालते हैं। तो उन्होंने हमारे साथियों ने यही दरख्वास्त की कि जी नफ्सियाती हवाले से हमारे मैदे की जो कैफियत हमारे यानी अहवाल व आमाल से मुतासिर होती है उस पर बहस कीजिए या उस पर बात कर लीजिए। तो नाज़रीन, हमारे जिस्म में मैदे की अहमियत बहुत ज़्यादा। सबसे पहले वो अंदर आने वाली ग़िज़ा का स्टोर बनता है, फिर इसमें मौजूद नमक का तेज़ाब और पेप्सिन मिलकर खाने को हज़म करने की इब्तदा करते हैं। दूसरे अफ़ाल मामूली नौइयत के होते हैं जो कि मैदा में खुराक ज़्यादा हज़म नहीं होती, इसलिए इंजज़ाब का अमल यानी डाइजेशन का अमल भी बराए नाम ही होता है। हज़म और इंहज़ाम का सारा सिलसिला छोटी आंत में अमल पाता है। तेज़ाबी माहौल में आधा घंटा गुजारने के बाद खुराक को छोटी आंत की तरफ रवाना करने का मरला शुरू होता है। छोटी आंत में तेज़ाबियत नापसंदीदा है, इसलिए इसकी सबसे पहले हिस्से ड्यूडेनम में की झिल्लियों से सोडा बाइकार्ब का रूप पैदा होता है जो मैदे से आने वाली ग़िज़ा की तेज़ाबियत को ख़त्म करता है। मैदे में हर वक्त नमक का तेज़ाब HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है, लेकिन इसकी दीवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचता क्योंकि कुदरत ने इन दीवारों में तेज़ाबियत से मुदाफ़त की सलाहियत रखती है। उसके अलावा भी मैदा अपने आप को लगातार रिपेयर करता रहता है। ताहम एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि ये सलाहियत मुतासिर हो जाती है, तेज़ाब मैदा की दीवारों को नुकसान पहुँचाता है, वहाँ ज़ख़म पैदा हो जाते हैं। ज़ख़म मैदा में हो तो इनको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, अगर छोटी आंत के पहले हिस्से में हो तो उनको ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। दोनों को मिलाकर पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। नाज़रीन, अब वही बात इसके असबाब के ऊपर हम एक नज़र डाल लेते हैं। कुछ अरसे पहले तक ये ख्याल किया जाता था कि ग़िज़ा में मसालेदार ग़िज़ाएँ मैदे की झिल्लियों को कमज़ोर कर देती हैं और तेज़ाब इन झिल्लियों को नुकसान पहुँचाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू या इस नुक्ता नज़र के मुताबिक खटाई का ज़्यादा इस्तेमाल अल्सर की ज़्यादती का बायस करार दिया गया है। इस बीमारी का अब एक नया सबब दरियाफ़्त हुआ है, वो वजह रवैये हैं। जब कोई शख्स हर वक्त जलता कुड़ता रहता है यानी कि हसद करता है तो इस अमल में इसके मैदे की दीवारों में दौरान खून में कमी आ जाती है। खून की कमी की वजह से क़ुव्वत मुदाफ़अत के कमज़ोर पड़ते ही वहाँ पर मौजूद तेज़ाब मैदे की दीवारों के एक हिस्से को नुकसान पहुँचाता है। ये दीवारें इतनी भी कमज़ोर नहीं होती कि तेज़ाब पूरी दीवार या पूरी अंदरूनी झिल्ली को गला दे। इनकी कमज़ोरी से तेज़ाब को कभी कभार मैदे के छोटे से हिस्से को नुकसान पहुँचाने का मौका मिलता है, लेकिन बाकी हिस्सा इसी तरह तेज़ाब की मौजूदगी के बावजूद अपनी हैसियत और तंदुरुस्ती कायम रखता है। जोड़ों के दर्दों में इस्तेमाल होने वाली बाज़ अद्वियात अगर दर्द को आराम देती हैं तो पेट में अल्सर भी पैदा करने का सबब बनती हैं। मनशियात, तंबाकू नोशी और तफक्कुरात के अलावा सदमात भी अल्सर पैदा करते हैं, जैसे कि ख़तरनाक नौइयत के हादसात, ऑपरेशन, जल जाने और दिल के दौरे के बाद बाज़ लोगों को अल्सर हो सकता है। इसकी वजह यह है कि सदमात, चोट और दहशत के दौरान जिस्म में एक हंगामी मरकब हिस्टामीन पैदा होता है। ये वही अंसर है जो जल्द पर हसासियत का बायस होता है। माहिरीन सेहत का कहना है कि इसकी मौजूदगी या ज़्यादती मैदा में अल्सर का बायस बनती है। ऐसी खुराक जिसमें रेशा ना हो, जैसे कि खूब गला हुआ गोश्त, छने हुए सफ़ेद आटे की रोटी, अल्सर के ग़िज़ाई असबाब हैं। अक्सर औक़ात आपस में खूनी रिश्ता रखने वाले मुतअद्दिद अफराद अल्सर में बेवक्त मुब्तला हो जाते हैं। इसका मतलब ये भी लिया जा सकता है कि इनमें तकलीफ़ वरासतन मुंतकिल हुई, या यूँ कह सकते हैं कि इनके लिविंग स्टाइल ने इनके यानी कि इनके बोदोबाश के असलूब ने खाना पीना या आदत एक जैसी थी, इसीलिए इनको अल्सर होने के इम्कानात दूसरों से ज़्यादा हैं। 50% मरीज़ों को अल्सर मैदा के ऊपर वाले मुंह के करीब होता है। वो असबाब जो मैदा में ज़ख़म पैदा कर देते हैं वो बैक वक्त एक से ज़्यादा अल्सर भी बना सकते हैं, लेकिन 90% मरीज़ों में सिर्फ एक ही अल्सर होता है, जबकि 10 से 15% में एक से ज़्यादा भी किस्म के अल्सर हो सकते हैं। पेट के वस्त में पसलियों के नीचे जलन से बीमारी की इब्तदा का पता लगता है, जिसे अंग्रेज़ी ज़बान में हार्ट बर्न कहते हैं। यह जलन बढ़ते बढ़ते दर्द की सूरत इख्तियार कर लेती है। दर्द के औक़ात वाज़ेह और मुकर्रर होते हैं। ये ज़्यादातर दो खानों के दरमियान में महसूस किया होता है। मरीज़ों को भूख का एहसास दर्द से होता है क्योंकि ये दर्द खाली पेट बढ़ जाता है। अक्सर मरीज़ खाना खाने के बाद आराम महसूस करते हैं। इसकी वजह ये है कि पेट के तेज़ाब खाने को हज़म करने में सर्फ हो जाते हैं और इस तरह वो ज़ख़म पर लगकर थोड़ी देर के लिए दर्द का बायस नहीं बनते।
ये दर्द पेट के अलावा गर्दन से नीचे कंधों के दरमियान भी महसूस जा सकता है या हो सकता है। कुछ लोगों को दर्द के बगैर एक रोज़ अचानक मालूम होता है कि कै के साथ खून आ रहा है, इनके पेट में ज़ख़म हो गया यानी कि अल्सर हो गया, वरना आमतौर पर सबसे पहले जलन होती है, फिर मुंह में खट्टा पानी आता है, वाटर ब्रैश, भूख कम हो जाती है, खाने के बाद पेट में बोझ महसूस होता है, जी मतलाना और कै ज़रूरी नहीं। लेकिन कै अगर आ जाए तो इससे बड़ा सुकून महसूस होता है। कै अगर बार बार आए और ख़ासी मिकदार में हो तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैदे का आंतों की तरफ से मुंह बंद है या इसमें जुज़वी तौर पर रुकावट आ गई है। बदहज़मी अल्सर के मरीज़ों का हादसा है, लेकिन इजाबत का निज़ाम बहुत कम मुतासिर होता है। अलबत्ता कभी कब्ज़ और कभी इसहाल रोज़मर्रा की बात बन जाते हैं। इन तमाम अमूर से मरीज़ की ग़िज़ाई हालत मुतासिर होती है, इसका वज़न कम होने लगता है और कमज़ोरी बढ़ती जाती है। पेचीदगी अगर हम बात करें तो अल्सर की सबसे ख़तरनाक सूरत इसका फट जाना या अंदर खून बहना। इसकी वजह से बेहोशी, कमज़ोरी, चक्कर, ठंडे पसीने आते हैं, नब्ज़ कमज़ोर पड़ जाती है। इस तकलीफ़ में मैदे की दीवारें तब में आर पार सुराख हो सकता है। मैदे का वो मुंह दांतों के पास खुलता है, बंद हो सकता है। रास्ता बंद होने पर ग़िज़ाई मैदे से ना तो आगे जा सकती है और ना ही जिस्म को तवानाई कायम रह सकती है। जितनी देर मैदा ग़िज़ा को रोके रखता है, फिर कै की सूरत में सारी ग़िज़ा एकदम से बाहर निकल जाती है। कै आने से तबीयत को बड़ा सुकून मिलता है, मगर यह सुकून एक तूफ़ान का पेश ख़ैमा है। पानी और नमक की फ़ौरी कमी वाक़या हो जाने से वो तमाम अलामात पैदा हो जाती हैं जो हैज़ा और इसहाल में होती हैं। साथ ही खून की कमी और जिस्मानी कमज़ोरी भी हो जाती है। मैदा फैल जाता है, जिसे एक्यूट गैस्ट्राइटिक डायलेशन कहते हैं। अल्सर की 10% इक़साम कैंसर में तब्दील हो सकती हैं। ये तमाम पेचीदगियाँ ख़तरनाक हो सकती हैं। माहिरीन अभी तक इस पर मुत्तफ़िक़ नहीं हो सके कि मरीज़ के लिए ग़िज़ा कौन सी मुनासिब होनी चाहिए। अक्सर लोगों का ख़्याल है कि मसालेदार ग़िज़ा चूँकि भूख को बढ़ाती है, इसलिए दुनिया में हर जगह मसालों और मिर्चों से मना कर दिया जाता है। इसके अलावा तंबाकू नोशी से भी परहेज़ बताया जाता है। तिब्बे जदीद में लोगों का दूध पर बहुत एतक़ाद रहा है। बाज़ मरीज़ों को इलाज के इब्तिदाई अय्याम में दिन में 4-4 मरतबा दूध पिलाया जाता है। दूध तेज़ाब की तेज़ी कम कर देता है, लेकिन पेट के अक्सर मरीज़ दूध हज़म नहीं कर सकते, बल्कि दूध की मिठास जरासीम की कुछ किस्मों की परवरिश में मददगार है। दूध पीने से जलन और दर्द में फ़ायदा होता है, लेकिन ये आराम वक्ती होता है। जब तेज़ाबियत पैदा हो तो इसमें जलन दोबारा नुमाया होती है। ज़ोफ़ मैदा और ख़राबी हज़म से महफूज रहने की तदाबीर। सख्त मेहनत या वर्जिश के बाद फ़ौरन खाना खाना हज़म में ख़राबी का सबब बनता है। जिस्म की बढ़ती हुई हरारत और थकन की हालत में आलात हज़म, दिमाग और असाबियत पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है और निज़ाम हज़म में खलल पैदा हो जाता है। शदीद इज़्तिराब, हिजान और उजलत की हालत में खाना भी मुनासिब नहीं होता, क्योंकि इस वक्त तबीयत की तवज्जो दूसरी तरफ होती है और असबी मरकज़ निज़ाम हज़म में तवाज़ुन कायम नहीं रख सकता। खाना खाने के बाद फ़ौरन किसी मेहनत या वर्जिश के काम में मसरूफ़ हो जाने का नतीजा भी यही होता है। इस वक्त तबीयत की तवज्जो और जिस्म की क़ुव्वतें दो जानिब तक़सीम हो जाती हैं और हिज़म ग़िज़ा के अफ़आल पूरी तौर पर अंजाम नहीं दे सकती। ये एक तबई असूल है कि खाना ऐसे वक्त खाया जाए जब ज़हनी और जिस्मानी दोनों हैसियतों से जिस्म में सकून हो। जालिनूस ने कहा है कि खुशी ग़िज़ा को हज़म करने और जुज़्व बदन बनाने में मदद देती है और रंजो गम खाने को जुज़्व बदन नहीं बनने देता। यूरोप में डॉक्टर कैन एक्सरे के माहिर हैं। इन्होंने एक्सरे के ज़रिए मैदे, जिगर और आंतों के मुख्तलिफ़ हालतों का मुआयना किया है। इनका मुशाहिदा है कि रंज और गुस्से की हालत में या हाज़मे के अज़ा पर कुछ ऐसा असाबी असर पड़ता है कि वो बेहिस हो जाते हैं। एक मुसल्लमा तिब्बी असूल है कि रंज व गम की हालत में खाया हुआ खाना सम्मी असरात रखता है, इसलिए खाना खाते वक्त खुश व खुर्रम रहना चाहिए। पूरी, कचौरी और पराठों की निस्बत सादा रोटी जल्द हज़म हो जाती है। सादा तरीक़ पर घी डालकर पकाई हुई सब्ज़ियाँ, तरकारियाँ, गोश्त, तेज़ मसालादार खाने और रोगनदार ग़िज़ाओं से हज़ार दर्जे बेहतर, ज़ूद हज़म और सेहत बख्श है। मगर हमारे यहाँ आम तौर पर सब्ज़ियाँ वगैरह को पकाते वक्त मसालों और घी में भूनकर सकील बादी देर हज़म में तब्दील कर दिया जाता है। मैदे की बनी हुई अशिया, सकील मिठाइयाँ, घी में तले हुए पकवान, ज़र्दा, पुलाव और तमाम रोगनदार ग़िज़ाएँ खाने से हज़म न होने की शिकायत पैदा होती है। केक, पेस्ट्री और चॉकलेट वगैरह से भी नुकसानदेह हैं। खाना खाने के बाद कम अज़ कम निस्फ़ घंटे तक कोई दिमागी काम नहीं करना चाहिए। बाज़ लोग खाने के दौरान में या खाना खाते ही मुताले शुरू कर देते हैं। इससे दिमाग और हाज़मे पर बुरा असर पड़ता है। खाने के दरमियान पानी या दूसरी सयाल चीज़ें पीने से हज़म में रुकावट वाक़ई होती है और मैदे में ज़्यादा रतूबत की मौजूदगी में ग़िज़ा बख़ूबी हज़म नहीं हो सकती।
खाने में प्यास लगाने वाली चीज़ों से हत्तल इम्कान परहेज़ करना चाहिए। खाने में ज़्यादा नमक, मसाले, अचार, चटनी और मुरब्बा जैसी चीज़ें हज़म में मदद देने के बजाय प्यास को बढ़ाकर हज़म में रुकावट बनती हैं। असूल ये है कि जो चीज़ भी हम खाएं इससे दर्जा हरारत हमारे जिस्म के मुताबिक हो, ना ज़्यादा सर्द हो ना ज़्यादा गर्म, बल्कि मुतदिल दर्जा हरारत हो। बर्फ़, आइसक्रीम, कुल्फ़ी, मलाई, मलाई की और बर्फ़ में लगी हुई बोतल या कोई भी फल जिसके खाने पीने से दांत यख्त हो जाएं, दांतों और मसूड़ों के लिए नुकसानदेह हैं। इसके अलावा बर्फ़ आमेज़ पानी और ज़्यादा ठंडी चीज़ें ज़ोफ़ मैदा का बायस हैं। अगर हम इलाज के हवाले से बात करें तो नाज़रीन, अगर तजाबियत की इब्तदा है तो इसमें नेट्रम फॉस होम्योपैथिक में बहुत ही शानदार दवाई है जो जलन को ख़त्म कर देती है। अगर जिगर की भी कमज़ोरी है और मुंह कड़वा रहता है तो नेट्रम सल्फ़ आप इस्तेमाल करवा दीजिए। अगर ये जलन कब्ज़ के साथ है तो नेट्रम सल्फ़, नेट्रम फॉस और सलीशिया का तीनों का मिलाकर कम्बिनेशन भी दिया जा सकता है। नाज़रीन, इसको बायो 25 के नाम से ये तैयार कम्बिनेशन तीनों अद्वियात का बाज़ार में बआसानी दस्तियाब है। इसके अलावा अगर मसालेदार अशिया और गोश्त वगैरह के इस्तेमाल के बाद मैदे में ख़राबी पैदा हो रही है तो पल्साटीला एक बहुत ही शानदार दवाई है। अगर गर्ड का मसला है, यानी कि खाना रिवर्स में ऊपर की तरफ आ रहा होता है और खट्टी डकारें नीचे खुराक के ऊपर आने की वजह से हो रही हैं, तो नाज़रीन एक बहुत ही शानदार दवाई रुबीनिया है। रुबीनिया में दांत तक खट्टे हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत शानदार दवाई। अगर आप मज़ीद अद्वियात जानना चाहते हैं तो हम नीचे दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर हम हर्बल के अंदर इसका इलाज के ऊपर बात करें तो अल्सर के लिए एक मौसर दवा केला भी है। केले में इस मर्ज़ पर काबू पाने की कुदरती सिफ्त पाई जाती है। केला मैदे की झिल्ली पर एक तहसी जमा देता है। यह तय यहाँ की रतूबत की तजाबियत को मुअत्तल बना देती है और सोजिश को कम कर देती है। केला और दूध इन मरीज़ों के लिए मुफीद ग़िज़ा हैं जिनका अल्सर बहुत बिगड़ गया हो। बादाम और दूध को ब्लेंडर के ज़रिए मिलाकर शेक बना लीजिए। ये भी मैदे की तजाबियत का बड़ी उम्दगी से इज़ाला कर देती है। सियाह शहतूत लें जो भी मुकम्मल पक्के ना हों, इन्हें किसी सायादार जगह पर खुशक कर लें। जब अच्छी तरह खुश्क हो जाएँ तो इन्हें बारीक पीस लें। हस्ब ज़रूरत 3 ग्राम से 6 ग्राम तक ये पाउडर पानी के हमरा इस्तेमाल करें। इसे आप अर्क गुलाब में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैदे को तक़वियत बख्शता है और इसके अफ़ाल को दुरुस्त करता है। तबख़ीर मैदे के लिए अंगूर की ताज़ा कोंपलों को बारीक पीस लें। इसमें 3 अदद काली मिर्चें भी शामिल कर लें। नमक हस्ब ज़ायक़ा रखें। इस आमेज़े को चंद दिन खाने से तबख़ीर मैदे की शिकायत का अज़ाला हो सकता है। खट्टी डकारें भी आना बंद हो जाती हैं। मैदे के मकाम पर जलन या बोझ महसूस हो तो रोज़ाना सुबह 100 ग्राम से 250 ग्राम तक चकोतरा, उसके ऊपर वाले सफ़ेद गूदे समेत, यानी कि चकोतरे को छिलका उतार कर उसका जो गूदा वगैरह सब कुछ आपने खाना है। इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा माल्टे का इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा मुफीद रह सकता है। इसके अलावा नाज़रीन एक मुरक्कब है, इसको सूसी के नाम से जाना जाता है। इसमें हल्दी, मलट्ठी और सौंफ डाली जाती है। ये तीनों भी बहुत ही शानदार हैं। लेकिन अगर मैदे में वर्म हो गया, सोज ज़्यादा हो गई, तो फिर आपने इसमें हल्दी, सौंफ और सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करना है। बहुत ही शानदार तरीके से हमारे मैदे की सोज को ख़त्म करता है। अगर ये कब्ज़ के साथ है सब कैफियत, यानी कि अगर कब्ज़ ठीक होने से सब कुछ ठीक हो सकता है, तो फिर सौंफ और अदरक का आप कहवा इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल अल्लाह ताला आपको शिफ़ा अता फ़रमाएगा। अगर आप मज़ीद इसके बारे में मालूमात इकट्ठा करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो हमारा टेलीफ़ोन नंबर दिया गया, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह ताला आपको सेहत अता फ़रमाए। आमीन।